आप एक प्लेन में बैठते हो, आपके साथ कुछ और लोग प्लेन में बैठते हैं। प्लेन सही सलामत टेक ऑफ होता है। अचानक से मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश हो जाती है और आप एक ऐसी जगह फंसे हुए हो जहां सिर्फ बर्फ और पहाड़ के अलावा कुछ नहीं है। ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है और ना ही आपको कोई ढूंढ सकता। और क्रैश में अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाकर आपको जिंदा रहना पड़ा। जी हाँ, आज की कहानी ऐसे ही प्लेन क्रैश की है जिसको सुनने के बाद आप प्लेन में सफर करने से पहले 100 बार सोचोगे। 12 अक्टूबर 1972 को एक चार्टर्ड प्लेन साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय देश से उड़ान भरता है, जो कि जा रहा था चिली देश की राजधानी सैंटियागो की तरफ। इस प्लेन में कुछ रग्बी प्लेयर्स के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए हैं और इस प्लेन के अंदर तकरीबन 45 पैसेंजर बैठे हुए हैं। यूरुग्वाय से सैंटियागो जाने का जो सफर था वो सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन इस प्लेन को गुजरना था एंडीज की विशाल पहाड़ियों से। जब प्लेन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी आगे जाकर मौसम खराब होने की वजह से इस प्लेन को अर्जेंटीना की मेंडोजा शहर में ही लैंड कराया जाता है। अब 13 अक्टूबर 1972 को ये प्लेन वापस टेक ऑफ करने के लिए रेडी थी, लेकिन मौसम अभी भी खराब था और पैसेंजर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पायलट मान जाता है टेक ऑफ के लिए, क्योंकि ऐसे खराब मौसम होने के बाद भी पायलट उस रूट से बहुत बार प्लेन उड़ा चुका है और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर पायलट उस प्लेन को टेक ऑफ करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। ये प्लेन तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और पायलट्स को लग रहा था कि ये प्लेन 1 घंटे के अंदर अंदर सैंटियागो तक पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मौसम इतना खराब हो जाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो प्लेन पूरे बादलों के बीच घिरा हुआ है। बहुत ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से प्लेन ऊपर नीचे की तरफ हिलने लगता है। जैसे ही वो बादलों से बाहर निकलते हैं, पायलट्स देखते हैं कि वो पहाड़ियों के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। ये देखते ही पायलट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और प्लेन को ऊंचाई की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल काम नहीं आएगा। पायलट्स जैसे ही प्लेन को ऊंचाई की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें सामने एक बहुत बड़ी चट्टान दिखाई देती है जो कि प्लेन से टकराने ही वाली थी। पायलट्स प्लेन को ऊंचाई की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन का पिछला हिस्सा उस चट्टान से टकराता है और पूरी तरीके से वो प्लेन से अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा अलग होने की वजह से प्लेन में बैठे 3 यात्री हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। अब प्लेन कुछ दूर और जाने के बाद प्लेन का लेफ्ट विंग भी किसी चट्टान से टकराकर टूट जाता है। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट हिस्सा बचा था जो कि जाकर एक ग्लेशियर में टकराता है और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो प्लेन उस ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर वो प्लेन क्रैश होता है। इस क्रैश की वजह से प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं और 45 पैसेंजर्स में से 12 लोग मारे जा चुके थे और 33 लोग जिंदा थे, जिसमें से कुछ लोग अभी भी घायल थे। घायल पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था फर्नांडो पेराडो, जिसके स्कल में चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुका था। अब उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि शाम होने वाली है और यहाँ पर शाम के समय जो तापमान होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस वालों को इस प्लेन के गायब होने की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। उन सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए 4 एयरक्राफ्ट रवाना किए जाते हैं रेस्क्यू के लिए, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक खंगालने के बाद भी उनका पता नहीं चलता, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह क्रैश हुआ था जहां पर पहाड़ और कोहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को रात भर के लिए रोक दिया गया। अब -30 डिग्री सेल्सियस में उनके लिए रात गुजारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो इस उम्मीद में जिंदा रहते हैं कि आज नहीं तो कल हमें जरूर कोई ना कोई बचाने आएगा। अब उस रात के समय में 33 लोगों में से 5 लोग उस ठंड को नहीं सह पाते और मारे जाते हैं। अब सिर्फ उसके अंदर 28 लोग बचे हुए थे। अब 14 अक्टूबर 1972 को 11 जहाज वापस से उड़ान भरते हैं उन सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए। वे एयरक्राफ्ट बार बार सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से वो सर्वाइवर्स उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। सर्वाइवर्स सोचते हैं कि क्यों ना हम प्लेन की छत पर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश करें, लेकिन उन लेटर्स को लिखने के लिए उनके पास उतनी लिपस्टिक काफी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने बहुत सारे सूटकेस से बर्फ पर क्रॉस बना दिया
ताकि वो आसमान से रेस्क्यू टीम वालों को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन इन सर्वाइवर्स के ऊपर से 3 एयरक्राफ्ट गुजरते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इन्हें किसी ने भी नोटिस नहीं। अब 15 अक्टूबर 1972 को भी ठीक वही चीज होती है, उनके ऊपर से प्लेन गुजरती है लेकिन उन्हें नोटिस नहीं करती। अब वो पैसेंजर ऐसी जगह फंस चुके थे जहां पर उन्हें सर्वाइव करके ही जिंदा रहना था। वे लोग धूप की मदद से बर्फ को पिघलाकर पानी तो बना ले रहे थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। अब 16 अक्टूबर 1972 को फर्नांडो पराडो कोमा से उठता है और अपनी माँ और बहन के बारे में पूछता है। उसको पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी माँ खत्म हो चुकी है और उसकी बहन बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। धीरे धीरे हर एक दिन गुजरता जा रहा है और ये रोज सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पास अब बहुत ही कम खाना है जो वो खा सकते हैं और इन्हें यहाँ फंसे हुए कुल मिलाकर 8 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ मुसीबत तब बढ़ जाती है जब इस सर्च ऑपरेशन को 8 दिन बाद 2 महीने के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। अब ऑफिशियल्स को लग रहा था कि 8 दिनों तक कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा इन बर्फीले पहाड़ियों के बीच में, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज से 2 महीने बाद हम वापस सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे और मिले हुए डेड बॉडीज को हम उनके परिवार वालों को सौंप देंगे। और इधर जो लोग फंसे हुए थे वो इसी इंतजार में थे कि रेस्क्यू टीम वाले आएंगे और उन्हें बचाएंगे। तभी उनको प्लेन के अंदर एक रेडियो दिखाई देता है, जिसे उठाने के बाद उसके अंदर जो न्यूज़ चल रही होती है वो उन्हीं की न्यूज़ चल रही होती है कि फ्लाइट 571 के रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। जैसे ही उन्होंने ये न्यूज़ सुनी, सर्वाइवर्स की पूरी उम्मीद और उन्हें लग रहा था कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर सिर्फ एक सोच आती है कि या तो बैठकर मौत का इंतजार करो या इस सिचुएशन का डटकर सामना करो। अब ये सर्वाइवर इन हालातों से लड़ने के लिए और ठंड से बचने के लिए सीट को फाड़कर उसके अंदर की रुइयों को अपने कपड़े में भरकर उस ठंड से बचने की कोशिश की और सीट कवर्स को पैरों में लपेटकर बर्फ पर चलने के लिए जूते बनाए। अब इनके पास पूरी तरीके से खाना खत्म हो चुका था। अब जिंदा रहने के लिए और भूख से बचने के लिए इन्होंने वो किया जो किसी ने इतिहास में सोची भी नहीं होगी, जिसको सोचने के बाद से ही पूरी रूह उन्होंने अपने ही उन मरे हुए साथियों और डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें जिंदा रहना होगा। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। धीरे धीरे एक एक दिन गुजरता जा रहा था। 29 अक्टूबर 1972 को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। उन्हें पता चला कि पहाड़ से एक बर्फ का मोटा हिस्सा उनकी तरफ बढ़ रहा है और ये एवलांच इतनी जोर से आया कि उस प्लेन को अपने चपेट में ले लिया और उसे बर्फ के अंदर दबा दिया। अब बर्फ उनके प्लेन के अंदर घुस चुकी थी और उन्हें ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और दम घुटने की वजह से 8 लोग और मारे जाते हैं और उसके अंदर सिर्फ 19 लोग बचे थे। लोगों को उस बर्फ से बाहर निकलने में 3 दिनों का समय लग जाता है और अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि अगर हम यहाँ रुके तो हम एक एक करके मारे जाएंगे। वे लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन आधे से ज्यादा लोग पूरी तरीके से घायल अवस्था में थे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्हें बहुत ही कम चोटें आई थी और वो पूरा सफर करने के लिए सक्षम थे। अब वे तीनों 15 नवंबर 1972 को अपने बैग में मांस के कुछ टुकड़े भरकर वहां से मदद ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब इन्हें चलते चलते शाम हो जाती है, तभी उन्हें वो प्लेन का पिछला हिस्सा दिखाई देता है जो कि चट्टान से टकराकर गिर चुका था। वो उस टुकड़े के पास जाते हैं और उसके अंदर उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। आज की रात उन्होंने वहीं पर गुजारने का फैसला किया। अब उन्हें वहां पर प्लेन के पिछले हिस्से से एक बैटरी मिलती है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी तक ले जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन उस बैटरी का वजन तकरीबन 25 किलोग्राम था, जिसको उठाकर उस क्रैश पॉइंट तक ले जाना संभव नहीं था। अब उन्हें यहाँ फंसे हुए 59 डेज हो चुके थे। अब 11 दिसंबर 1972 को वापस से एक एवलांच आता है और उसके अंदर 3 लोग मारे जाते हैं और अब वहाँ सिर्फ 16 लोग जिंदा थे। अब यहाँ पर कैनेसा, पराडो और विजेंटेन ये तीनों बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वे लोग वेस्ट की दिशा में चलना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई इंसान या कोई इंसानी बस्ती मिल जाएगी। लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं था कि वो जिस दिशा में चल रहे हैं वहाँ कोई इंसान या इंसानी बस्ती मिलेगी भी या नहीं।
वो तो बस इस उम्मीद में चल रहे थे कि अगर हम इस पहाड़ी को पार कर लेंगे तो ज़रूर वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा हमारी मदद के लिए। और उन्हें ये उम्मीद थी कि वो 3 दिनों के अंदर इस पहाड़ी को पार कर लेंगे और इसीलिए उन्होंने 3 दिन के लिए ही मीट रखी थी। अब इन्होंने एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बनाया था। जैसे ही रात होती थी ये तीनों एक साथ उस स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाते थे। अब इन्हें लग रहा था कि ये 3 दिनों के अंदर इस पहाड़ को पार कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर चौथा दिन हो चुका था और वे लोग पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाए थे। और वे लोग जैसे ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं वे ये देखकर दंग रह जाते हैं कि आगे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। अब उनके पास खाने के लिए बहुत ही कम खाना बचा होता है, जिसकी वजह से वो ये फैसला करते हैं कि उन तीनों में से कोई एक इंसान वापस क्रैश पॉइंट पर चला जाएगा, जिसमें से विजेंटेन जो होता है वो वापस से क्रैश साइट की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर कैनेसा और पराडो आगे के सफर को शुरू रखते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद उन्हें सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और वे लोग कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। कई दिनों बाद उनको एक छोटी सी नदी की धारा मिलती है और वे लोग उस धारा के साथ साथ तकरीबन 9 दिनों तक चलते हैं। अब 20 दिसंबर 1972 को इन्हें नदी के दूसरे किनारे पर 3 लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक लगातार चलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उन लोगों ने चिल्लाकर उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वे लोग वहां से चले गए। उस दिन उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। अगले दिन वो विलेजर वापस लौटकर आया और एक कागज में पत्थर और पेन लपेटकर उन दोनों की तरफ फेंका। फर्नांडो पराडो ने वो पूरी घटना उस कागज पर लिखकर उस विलेजर की तरफ फेंका और जब उस विलेजर ने उस कागज को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों के बीच कुछ दिनों पहले एक प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन वो तब चौंक गया जब उसे ये पता चला कि इतने दिनों से ये लोग आखिर जिंदा कैसे। वो विलेजर ये सब पढ़ने के बाद जल्द से जल्द शहर जाता है और आर्मी कमांड वालों को ये सारी बातें बताता है। ये सुनने के बाद सर्च ऑपरेशन को जल्द से जल्द शुरू किया जाता है और वापस से रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है। आर्मी ऑफिसर पराडो और कैनेसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उस क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर 70 दिनों बाद 22 दिसंबर 1972 को उन सभी सर्वाइवर्स को बचाया जाता है और इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस क्रैश के बाद से सिर्फ 16 सर्वाइवर ऐसे थे जो कि पूरी घटना को सर्वाइव कर पाए थे। तो ये थी फ्लाइट 571 की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी। तो अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।